चलिए भाई साहब, सो अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, गुड मॉर्निंग उन बच्चों को जिनका अभी अभी सवेरा हुआ है। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बोले शाम के टाइम पे बोले क्या होता है सर, बोले हमारा सवेरा जो है वो होता है। हम बोले क्या बोलते हैं, नाइट आउल हैं बोले सर हम तो, है ना। चलिए, गुड इवनिंग। जिन लोगों का अभी शाम हुआ है उनको गुड इवनिंग, और जिन लोगों की अभी दोपहर हुई उनको गुड आफ्टरनून। आ जाएंगे भाई साहब सभी के सभी लोगन। चैप्टर नंबर 4 जो है इसके बारे में बात करने के पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो आपका होगा इसको अपन आज यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और कल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो आपका होगा जिसका नाम है कंपनी लॉ, तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने का काम जो है वो वहां पे सिंपली करेंगे। ठीक है। तो लीगल रीजनिंग के बारे में बात जो यहाँ पे करी जा रही है, सर सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर ये लीगल रीजनिंग जो है वो होता क्या है। सर कल क्विज नहीं है क्या? नहीं, कल क्विज आपका नहीं रहेगा, क्विज अपन बाद में करेंगे। कल आपका कंपनी लॉ जो है ना उसको अपन स्टार्ट करने का काम जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लीगल रीजनिंग, सब बोले भाई साहब ये क्या होता है? तो ये बहुत ध्यान से आपने क्या किया, अलग अलग कानून जो है उसके बारे में आपने पढ़ा। आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, आपने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, आपने पढ़ा लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, आपने पढ़ा कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन जो उसके बारे में, और साथ में आपने कंपनी लॉ जो है उसके बारे में पढ़ना बाकी है। लेकिन सर ये जो बोले लॉ का नॉलेज आपने हासिल किया है, इस नॉलेज के बेसिस पे कल को जाके अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन अगर खड़ी हो जाती है, तो ऐसे केस में उस सिचुएशन को आप कैसे लीगल चीजों को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चीज को नाम यहां पे क्या दिया जाएगा, लीगल रीजनिंग का नाम जो होगा ये बोले भाई साहब यहां पे आपका दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात यहां पे करूं तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि बोले भाई साहब सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी और मैग्जिम्स वगैरह जो हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। सर ये क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्जिम्स और व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल टर्मिनोलॉजी? तो बोले भाई साहब जो लीगल टर्म्स यूज किए जाते हैं इन्हें लैटिन लैंग्वेज जो है वो भी कहा जा सकता है। सर आपका नेट जा रहा है क्या बात कर रहे मेरे भाई? मेरा नेट जो है वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं मेरे नेट के बारे में बात करूंगा तो मेरा जो नेट यहाँ पे है ना वो एकदम खतरनाक वाला भाई साहब। ठीक है, अगर मैं आपको इस चीज के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो यू विल कम टू नो कि मेरा जो नेट है वो सुपर 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 डुपर हिट है। सुपर डुपर खतरनाक वाला नेट है मेरा भाई साहब, है ना। तो आई डोंट थिंक कि नेट को लेके कोई इशू जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। आई जस्ट डोंट थिंक सो। सर ये चैप्टर नहीं है पीडीएफ में, एकदम सही बात है, ये चैप्टर जो है वो पीडीएफ में नहीं है। जो ये वाला चैप्टर आपका है वो आपको मॉड्यूल से करना है। मॉड्यूल मतलब आपका जो ICSI.edu के ऊपर रेफरेंस रीडिंग मटेरियल आपको दिया गया ना, वहां से आपको इस चीज को करना है। ठीक है। तो जिनके पास में अगर ये चीज नहीं है तो क्या करेंगे, ICSI.edu पे आप जाएंगे, और वहां जाने के बाद में आपको एकेडमिक पोर्टल का एक जगह जो है वो दिया गया होगा। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में CSWT जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो CSWT वाले पे क्लिक करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, और आप देखोगे लेफ्ट साइड में रेफरेंस रीडिंग मटेरियल जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको दो मटेरियल यहाँ पे दिखाई देंगे, तो पहले वाला जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपका है, ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे आपको पहले वाली बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो उसमें आप बोले भाई साहब अगर आते हैं किस पे, पेज नंबर 294 पे, तो वहां पे आपको जो ये वाली चीज होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। अनन्या, यस बेटा, चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपने चार्ट्स से खत्म हो चुका है, लेकिन अगर मैं बूस्टर वगैरह के बारे में बात करूंगा तो वहां पे अपने को अभी भी और काम जो है उसका करना है, यानी कि और कंटेंट है जो कि अपने को वहां पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। सब प्रिंट आउट हो जाएगा कल सर? हाँ कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसके बाद में ध्यान से क्या है, यहाँ पे ना कुछ लीगल टर्म्स के बारे में बात करी गई। अब ये भाई साहब ऐसा खतरनाक काम है कि याद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगा कि आपने इसके बारे में अपनी इन क्लासेस के अंदर पहले बातें जो है वो कर ली है। ठीक है। कौन सी बातें थी वो? पहला, एब इनिशियो। व्हाट डू यू मीन बाय द एब इनिशियो? स्टार्टिंग से सर, फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो आपने पढ़ा था, याद है? बोले हाँ। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आपने 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 एड आइटम के बारे में पढ़ा था। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एड आइटम? सब बोले कंसेंसस एड आइटम, किसी चीज को लेके सहमति होना, किसी चीज को लेके एक पॉइंट पे आ जाना, उसे क्या कहा जाता है? एड आइटम का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आपने सर्शरी के बारे में बात करी थी,
किसके बारे में बात किया था आपने? सरसी के बारे में। इसके अलावा बोले सर बोनाफाइड, जो उसके बारे में भी बात अपन ने किया था, गुड फेथ, यस अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ या गुड फेथ की बात जो है वो भी आपने वहां पे करी थी। कंसेंसस एड आइडम के बारे में डिस्कशन जो है वो अपना हो गया था। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो अपना हुआ था। फिर इसके बाद में अगर आप बात करोगे स्टॉपल वर्ड जो है, स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल का मतलब जो है वो आपका होता है टू स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। पहले अगर आप कोई चीज को बिलीव करवा चुके हो तो बाद में बोले आपको क्या नहीं किया जाएगा, आपको मना नहीं करने दिया जाएगा उस चीज को मानने से। तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉपल का नाम जो यहाँ पे दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो एक यहाँ पे टर्म मैंने आपको बताया था, फोर्स मेजर बाय द एक्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, मतलब पहले भाई साहब भगवान जो है उन्होंने कुछ तो भी कांड वहां पे कर दिया, तो ऐसे केस में बोले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बोले सॉल्यूशन जो है वो लेने की बात कर सकते हो कि भैया मैं क्या करूं, मतलब एक्सक्यूज लेने की बात कर सकते हो कि भैया मैं क्या करूं। ठीक है, एक्ट ऑफ द गॉड, अच्छा सॉरी, हाँ विस मेजर जो था वो था आपका एक्ट ऑफ द गॉड, लेकिन जो आपका फोर्स मेजर है इसका मतलब क्या था? बियॉन्ड द कंट्रोल। कुछ चीजें जो कि मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो एक्ट ऑफ द गॉड की वजह से होगा, किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर मैं फोर्स मेजर के बारे में बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? बियॉन्ड द कंट्रोल। और विस मेजर के बारे में बात करूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एक्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद में हेबस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का रिट पिटीशन जो है वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। फिर इसके बाद में इंजूरिया सिने डामनम, अगर लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो भले ही बोले वैसे किसी टाइप का कोई डैमेज जो है वो आपका नहीं हुआ होगा, उसके बावजूद बोले वैसा आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे कंपनसेशन लेने की बात जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कुछ और नहीं पढ़ा था यहाँ पे। इंटरेलिया, इंटर से, इंटरवाइवोस, इंट्रावायस, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे। इंट्रावायस का मतलब होता है विद इन द अथॉरिटी, ये पढ़ा भी था। क्या कब क्या पढ़ा था सर? एजेंट जब बोले भाई साहब काम करेगा ना तो एजेंट को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप बोले भाई साहब जो भी काम करोगे उसी दायरे में रह के काम करना, जिस दायरे के हिसाब से आपका अपॉइंट जो है वो वहां पे किया गया था। ठीक है, उसके बियॉन्ड जाने का काम जो है वो आप यहाँ पे मत कीजिएगा। इंट्रा वायर्स, राइट, चलिए। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो जस स्क्रिप्टम, अपने ये वर्ड तो नहीं पढ़ा था लेकिन सब ले अपन ने ना कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लॉ के बारे में बात जो है वो अपन ने वहां पे किया था। ठीक है, तो जस स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ जो कानून आपका होगा उसे कहा जाएगा जस स्क्रिप्टम है। और जस नॉन स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है? जो अनरिटन वाला लॉ आपका होता है, जैसे कस्टम वगैरह की बात आप कर लीजिएगा, तो वो सब इस चीज के अंदर आपका आ जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट भाई सब? ठीक है सर, चलिए। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मालाफाइड भाई साहब, मालाफाइड का मतलब क्या होता है? बैड फेथ। बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ और मालाफाइड का मतलब बैड फेथ। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। फिर इसके बाद में मेंडमस, मेंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। अगर आप कमांड देने का काम कर रहे हो कोई तो भी चीज को करने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? मेंडमस का नाम जो होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। फिर इसके बाद में मेंस रिया पढ़ा था अपन ने, मतलब क्या था? गिल्टी माइंड। कोई भी चीज के लिए आपको लाइबल नॉर्मली तब मान के चला जाता है जब बोले भाई साहब आपका गिल्टी माइंड होता है, अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं था तो ऐसे केस में आपको लाइबल जो है वो मान के चला नहीं जाएगा। राइट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा 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 कुओ वारंटो, हु गेव यू द ऑथोरिटी, इसके बारे में बात आपने किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रो कुओ, समथिंग इन रिटर्न, याद है? कुओ प्रो समथिंग इन रिटर्न। फिर इसके बाद में अगर आप बात यहाँ पे करते हो, बात यहाँ पे करते हो तो सुई जुरिस ऑफ हिज ओन राइट, कोई बंदा जिसके पास में क्या है? अधिकार है। ठीक है, जिसके पास में लॉ के हिसाब से क्या हो? अधिकार हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सुई जुरिस। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर बात करेंगे उबी जस इबी रेमेडियम, आर्टिकल नंबर 32 के पास में अपन इस चीज के बारे में बात किया था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं पे क्या किया गया, कोई राइट जो है वो क्रिएट किया गया है, लेकिन बोले वैसा कोई रेमेडी अगर नहीं है, अगर राइट क्रिएट किया गया लेकिन किसी टाइप का कोई रेमेडी जो है वो क्रिएट नहीं किया गया है, तो फिर उसका क्या मतलब आएगा? ठीक है, तो बोले जहां पे बोले वैसा क्या है? राइट है, तो वहां पे रेमेडी जो आपकी होगी वो भी बोले होना जरूरी है। फिर इसके बाद में अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द अथॉरिटी। बियॉन्ड द अथॉरिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में विस मेजर, एक्ट ऑफ द गॉड।
फिर इसके बाद में वाइसा वर्सा, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब आपने बचपन में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और इसका उल्टा भी होता है भाई साहब, ठीक है, उल्टा पुल्टा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम हो तो डिमांड जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चीज के बारे में जब आप बात करते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा जब आप बताते हो, उसे क्या कहा जाएगा, वाइसा वर्सा का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया क्या, ये इतने जो मैक्सिम्स हैं ये तो अपन ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बट इसके अलावा कुछ और यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स के बारे में बातें जो है वो कर सकते हैं। तो इनको मैं फिलहाल आपको क्या कर देता हूं, नोट डाउन करके जो है वो यहाँ पे दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान जो है वो आप दीजिएगा। क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक्शियो पर्सनलिस कम परसोना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे सर, इसका मतलब क्या निकलता है, इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे सर, बोले पर्सनलिस, पर्सन पर्सन पर्सनलिस, पर्सन पर्सनलिस, ठीक है। मॉनिटर मर गया, मर गया, कम परसोना, ठीक है। एक्शियो मतलब कि एक्शन, सिंपल सा पॉइंट है भाई, सब हिंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और वो हिंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, चीजों को याद जो है वो कर सकते हो। क्या कहता है, देखिए भाई साहब, किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेना, अगर उसने आपके अगेंस्ट में कुछ भी गलत किया था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना जो है ये बोले आपका क्या है, पर्सनल वाला राइट है। अगर इंसान की डेथ हो जाए ना, तो जो ये अधिकार होगा इसकी भी बोले भाई साहब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही बोले भाई साहब इंसान की डेथ हो गई, तो एक्शन लेने का जो पर्सनल वाला राइट आपका होगा, तो उसकी भी क्या मान ली जाएगी कि डेथ जो आपकी है वो यहाँ पे हो गई है, ऐसा मान के आप यहाँ पे चल लीजिएगा। तो एक्शियो पर्सनलिस मॉनिटर कम परसोना, अंडरस्टूड पॉइंट, बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में ये वाला जो है इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एक्शनेबल पर से। मतलब ये कि कई बार आपको ना नुकसान हुआ है, इस बात को प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो काम आपने कर दिया ना उसी के अगेंस्ट में बोले पनिशमेंट का प्रावधान जो है वो आपका दिया गया रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सिंपली नाम दे दिया जाएगा एक्शनेबल पर से। गॉट द पॉइंट, सब बोले एक्शनेबल, पनिशेबल विदाउट एनी प्रूफ ऑफ डैमेज, पनिशेबल विदाउट एनी प्रूफ ऑफ डैमेज, उसे क्या कहेंगे, एक्शनेबल पर से, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, तो एक्टस रियस, एक्टस मतलब कुछ करना, रियस सर रिया मेंस रिया गिल्टी माइंड, याद है सर, रिया का मतलब होता है गिल्टी, गिल्टी मतलब गलत, ठीक है। एक्टस का मतलब एक्ट, और रिया का मतलब क्या है, गलत, ठीक है। तो अगर कोई भी रॉन्गफुल काम अगर आप करते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्टस रियस का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्टस रियस, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में एड हॉक, एड हॉक का मतलब होता है रेंडम, स्पेसिफिक, रेंडम बोल दो तो भी चलेगा, स्पेसिफिक बोल दो तो भी चलेगा, ठीक है, या पर्टिकुलर बोल दो तो भी चलेगा। एड हॉक का मतलब क्या होता है, रेंडम, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में एड वेलोरम, इंपॉर्टेंट है। कई बार बोले भाई साहब क्या होता है कि कुछ चीजें जो आपके, जैसे टैक्सेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो वो बोले भाई साहब कितना पे करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है किसी चीज की वैल्यू के ऊपर। एड वेलोरम के बारे में अगर मैं बात यहां पे करूं, तो बोले अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, कोई चीज की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे क्या कहा जाएगा, एड वेलोरम का नाम जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिर नीचे आ जाओ, केवट, केवट का मतलब क्या होता है, जानना। आपने बचपन में शायद कभी सुना होगा, केवट एम्प्टर लेट द बायर बिवेयर, केवट वेंडिटर लेट द सेलर बिवेयर, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि केवट को आप याद मत करो, अगर आपने केवट के बारे में ध्यान नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आप यहां पे करो केवट एम्प्टर और केवट वेंडिटर। केवट एम्प्टर लेट द बायर बीवेयर, केवट का मतलब क्या होता है, जानकारी रखना, केवट का मतलब होता है ध्यान देना, केवट का मतलब होता है कॉशन लेना, ठीक है। केवट एम्प्टर मतलब कि लेट द बायर बीवेयर, और केवट वेंडिटर मतलब कि लेट द सेलर बीवेयर, जो बेचने वाला इंसान होगा ना, तो उसको बोले भाई साहब जानने का अधिकार जो यहाँ पे होना चाहिए, उसे क्या कहा जाएगा, केवट वेंडिटर। फिर सरसरी पढ़ लिया था, अगला नहीं पढ़ा तो चलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कंटेम्परेनियो, या छोड़ दो इसको, रहने दो मत पढ़ो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओवर हियर एग्जीक्यूटिव में जाके इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। कंटेम्परेनियो एक्सपोजिशो इस्ट ऑप्टिमा इट फोर्टिसिमा लीग, ए माँ माता जी, ये का कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो प्रवीण सर आज आप हैं। कंटेम्परेनिया मतलब ट्रेडिशनल वर्ड्स, ट्रेडिशनल वर्ड जो आपके हैं उसका मतलब वही बोले भाई साहब लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नया वर्ड आपको पता चलता है कि भैया ये ऐसा कोई वर्ड है, तो उसका जो ट्रेडिशनल मीनिंग होगा ना वही बोले आपको लेके चलना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बोलता है। फिर इसके बाद में कंटेम्प, ठीक है ये हो गया, कॉर्पस छोड़ दो, साइप्रस,
ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। लास्ट बार इसको पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो साइप्रस एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, उसे क्या कहा जाएगा? साइप्रस। आइला, ये यहां कहां छुपा हुआ है? डैमनम्स इन इंजुरिया, ये तो पढ़ा हुआ अपना पहले ही। डैमनम्स इन इंजुरिया मतलब क्या होगा? डैमेज विदाउट द इंजरी। ठीक है सर, डिफैक्टो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफैक्टो का मतलब क्या होगा? इनफैक्ट मतलब रियलिटी में, असल में जो चीज हुई है उसे क्या कहा जाएगा? इनफैक्ट का नाम दिया जाएगा, या फिर आप इसको डी फैक्टो का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है डी जूरे, मतलब कि बाय द राइट अपोज टू द डी फैक्टो इन द लॉ। डी हॉर्स छोड़ दो, जान दो। डी नोवो किसी भी चीज को रिन्यू करना। डिनोवो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिन्यू करना। नोवो रिन्यू, नोवो नया। ठीक है, ऐसा लेके चल सकते हैं। फिर इसके बाद में छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। एजुसडम जेनरिस, एजुसडम जेनरिस, जेनरिस का मतलब क्या होता है? सुना होगा ना वर्ड जेनर। जेनर मतलब सेम फैमिली। जेनर का मतलब क्या होता है? सेम फैमिली। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो कि एक ही फैमिली से आपकी बिलोंग करती होगी उसे क्या कहा जाएगा? एड्यूजडम जनरस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कई बार कैसा होता है कि कुछ जनरल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ में स्पेसिफिक वर्ड जो वो भी आपके दिए गए हैं, तो बोले भाई साहब क्या करेंगे, जो बोले आपके जनरल वाले वर्ड्स है ना, उसका मतलब जो होगा वो स्पेसिफिक के हिसाब से लेके चलेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ कि व्हीकल का मतलब क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं कि जो कार है वो व्हीकल है? बोले हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपका एयरप्लेन होता है वो व्हीकल है? बोले हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि शिप नाम की जो चीज है वो भी व्हीकल है? अरे सर बिल्कुल सही बात है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज व्हीकल। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि आपका जो ट्रेन है ये भी क्या है? सर ये भी तो व्हीकल ही है, और क्या है? लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्या सर, बोले लिखा हुआ है ट्रक। ठीक है, ट्रक, कार, ट्रेलर, फिर उसके बाद में आपका क्या बोलेंगे? टेम्पो, टेम्पो एंड अदर व्हीकल्स। ठीक है, ऐसा वहां पे अगर आपका लिखा हुआ है तो मुझे बताओ यहाँ पे व्हीकल्स का मतलब जो है मैं क्या लेके चलूं? क्या मैं यहाँ पे व्हीकल का मतलब एयरप्लेन लेके चलूंगा क्या? आंसर इज व्हाट? नहीं सर। तो सब बोले इसके आजू बाजू देखो ना क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स के बारे में बात करी जा रही है जो कि रोड पे चलते होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो रोड पे चलते हैं उन व्हीकल्स के बारे में बात जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे शिप के बारे में बात मत कीजिएगा, ट्रेन के बारे में बात मत कीजिएगा, एयरप्लेन के बारे में बात जो है वो यहाँ पे मत कीजिएगा। ठीक है, तो एजुसडम जनरस मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाली जो चीज आपकी होती है उसे क्या कहा जाएगा? एजुसडम जनरस का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एजुसडम जनरस। ठीक है चलिए। फिर इसके बाद में एक्स पार्टे इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्स पार्टे? मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, सामने वाला बंदा आया ही नहीं, तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, केस फाइल करने के बाद में जब तुमको कोर्ट के सामने बुलाया गया तो तुम वहां पे आए ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा? वेट थोड़ी करेगा। कोर्ट क्या करेगा? इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी अपना जो भी ऑर्डर वहां पे पास करना होगा वो ऑर्डर को वहां पे पास कर देगा। एज सिंपल एज दैट। ये समझा बोल? ठीक है सब, चलिए। फिर इसके बाद में अगर बात करेंगे तो फैक्टम प्रोबेंडम, ये छोड़ दो, जान दो, बाद में देखेंगे। बाद में मतलब एग्जिट में जाके देखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद में इप्सो फैक्टो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इप्सो फैक्टो, ठीक है, बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस, मतलब जो भी केस आपका वहां पे होगा उसका नेचर जो है उसे क्या कहा जाएगा? इप्सो फैक्टो, या फिर कह दो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, या कह दो अपने आप। फिर इसके बाद में इन ल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, उसकी जगह। इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? उसकी जगह। ठीक है, या ऐसा करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी शुड डू दैट, है ना? बोले वैसा भी ये करने की बजाय वो कर लो, यहां जाने की बजाय वहां चले जाओ, यहां खाने की बजाय वहां खा लो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इन ल्यू ऑफ, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट? इंस्टेड ऑफ। ठीक है, फिर इसके बाद में इंटर एलिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अमंग द अदर थिंग्स मतलब आपस में। इंटर एलिया, इंटर एलिया एंड इंटर से, दोनों का ही मतलब जो है वो क्या है? सेम है, आपस में हल्का सा फर्क है। फर्क क्या है कि जब आप यहां की बात करो ना, अमंग द अदर थिंग्स,
इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो नॉन लिविंग वाली चीज है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब इंटर से की बात यहाँ पे करते हैं तो जो लिविंग वाली चीज है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, अमंग देमसेल्फ। उन लोगों ने आपस में ही डिसाइड कर लिया। इंटर एलिया, यहाँ जो चीजें पड़ी इसमें से बताओ तुमको क्या चाहिए, इंटर एलिया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहलाएगा। सब बोले इन स्पेसी मतलब इन काइंड, एक तरीके का, ऑफ अ टाइप। ठीक है, इन काइंड मतलब ऑफ अ टाइप, एक तरीके का। ठीक है, इन स्पीसी कह दीजिएगा। इंटरवाइवॉस, इसको तो डबल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए, मतलब बिटवीन द लिविंग पर्संस। इंटरवाइवॉस का मतलब क्या होता है, बिटवीन द लिविंग पर्संस। ठीक है, फिर इसके बाद में इन पर्सोनेम, इन पर्सोनेम का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन। इन पर्सोनेम का मतलब क्या होगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, कोई भी चीज है, फिर चाहे वो केस फाइल करने की बात की जा रही है या कुछ भी करने की बात की जा रही है, भैया मेरे को ना हिसाब किताब जो भी करना है इस एक बंदे के साथ में करना है, बाकी दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो उसे क्या कहा जाएगा, इन पर्सोनेम का नाम जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा। फिर इसके बाद में इंडिशिया या इंडिकिया या इंडिशिया बोल दीजिएगा। ठीक है, इंडिकेट करने वाला। इंडिकेट मतलब इंडिशिया, मतलब सब कोई सिंबल होगा, कोई टोकन होगा, कोई मार्क होगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसको बोले भाई साहब यहाँ पे इंडिशिया का नाम जो होगा वो दे दिया जाएगा, इंडिशिया। फिर इसके बाद में जस्ट इन पर्सोनेम, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें हैं, एक है आपका जस्ट इन रेम और दूसरा है आपका जस्ट इन पर्सोनेम। ठीक है, सर बोले भाई साहब जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है राइट। उबी जस इबी रेमेडियम, याद है आपको, उबी जस इबी रेमेडियम, जहां राइट है वहां पे रेमेडी होनी चाहिए, अदरवाइज बोले भाई साहब उस राइट का कोई मतलब ही नहीं आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पे भी दिया गया क्या, जस्ट इन पर्सोनेम। पर्सोनेम का मतलब क्या था, किसी एक बंदे के अगेंस्ट में, इन पर्सोनेम किसी एक बंदे के, भैया मेरा अधिकार है लेकिन उसी एक बंदे के अगेंस्ट में है, बाकी दुनिया के अगेंस्ट में मेरा अधिकार नहीं बन रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा जस्ट इन रेम, रेम का मतलब क्या है, दुनिया, सारी दुनिया के अगेंस्ट में। भैया कोई चीज का अगर मालिकाना अधिकार आपके पास में आ जाता है, सर फॉर एग्जांपल ये फोन का मालिक कौन, मैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझसे ये फोन जो है उसको छीन सके। ठीक है, अगर छीनता है तो मैं बकायदा कोर्ट के अंदर केस कर सकता हूं। सरकार भी ये फोन जो है मेरे से लेने का काम नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ कांड वांड किया होगा तो अलग बात होगी, अदरवाइज ये फोन मेरा है, पैसा दे के मैंने परचेज किया हुआ है, और मेरे अलावा इस फोन को कोई और बंदा ले नहीं सकता है। ये समझ में आया क्या, इसे क्या कहा जाएगा, जस्ट इन रेम का नाम दिया जाएगा, मतलब कि सारी दुनिया के अगेंस्ट में मेरे पास में क्या है, अधिकार जो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छे। फिर इसके बाद में लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब होता है केस, ध्यान रखिएगा। सूट बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, सूट बोल दो तो भी चलेगा, केस बोल दो तो भी चलेगा, प्रोसिक्यूशन बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है, पिटीशन बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है, केस बोल दिया, सूट बोल दिया, या फिर लिस्ट बोल दो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप चाहो तो लिटिगेशन बोल दो तो भी चलेगा, सबका मतलब एक ही है। केस बोल दो, प्रोसिक्यूशन बोल दो, पिटीशन बोल दो, लिस्ट बोल दो, लिटिगेशन बोल दो, इन सब का जो मतलब यहां पे होगा ना वो आपको क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, सब का मतलब जो है वो यहां पे क्या है, एक ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है लिस्ट पेंडेंस, लिस्ट पेंडेंस। सर लिस्ट का मतलब क्या है, केस, और पेंडेंस पेंडिंग, पेंडेंस पेंडिंग। ठीक है, तो पेंडेंस का मतलब क्या है, पेंडिंग, ऐसा केस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो अभी भी कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लिस्ट पेंडेंस। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो लोकस स्टैंडी है, तो वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा भाई साहब, लोकस स्टैंडी क्या कहता है, राइट ऑफ ए पार्टी टू एन एक्शन टू अपियर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्राइब्यूनल। ठीक है, सर मुझे खड़ा होने का अधिकार तो दो, मुझे खड़ा होने का, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार जो है वो तो बोले भाई साहब यहाँ पे दो, तो इसे क्या कहा जाएगा, लोकस स्टैंडी का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक ये है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्या है, मेजने प्रॉफिट। क्या नाम दिया, मेजने प्रॉफिट। सर ये क्या है सर, सर बोले कई बार कैसा होता है कि रेंट के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे पैसा आता है, विच अ ट्रेसपासर, ट्रेसपासर कौन है, जिसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा होगा,
ले बता। एक तो प्रॉपर्टी पे भाई साहब कब्जा करके बैठा है, और दूसरा दूसरा बोले भाई साहब वहां से जो रेंट आ रहा है वो भी खुद ले रहा है, या जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो भी अपने पास में ले रहा है। ठीक है। हैज रिसीव्ड मेड ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है। सर जब आपने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था, जब आप मेरी प्रॉपर्टी पे घुस गए, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता था, उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था, तो वो प्रॉफिट बोले भाई साहब आपने क्या कर लिया, अपने पास में दबा लिया। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको बोले भाई साहब मेजने प्रॉफिट का नाम जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोलिए साहब। अगला, अगला मुटेटिस मुटेंडिस, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मुटेटिस मुटेंडिस, इसका मतलब होता है एज इट इज, जैसा दिया है वैसे का वैसा। ठीक है। एज इट इज, मुटेटिस मुटेंडिस, एज इट इज। ठीक है चलिए। फिर इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्या है, नोसिटर असोसिस। ये का कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो सर, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है हमको तो है। मानव दुधीजा, ये कितनी मेहनत करी मेरे भाई तुमने। इंटर एलिया, इंटर से, इंटर स्पेसेस इन काइंड, ये सब चीजों को उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया, क्या फायदा हुआ इस चीज का भाई। काहे कर रहे हो ये सब, काहे कर रहे हो ये सब, क्या फायदा इस चीज का। चलिए। ओके भाई साहिब, ये समझ में आया क्या। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ और या फिर ना, डन। चलो इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला है क्या, नोसिटर असोसिस। नोसिटर असोसिस, इसका मतलब क्या है कि जो बोले भाई साहब एसोसिएट शब्द है ना, तो उनके बेसिस पे आप किसी भी चीज का मतलब जो है वो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। ठीक है। अगर कोई शब्द है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है क्या नहीं है, तो एक काम करो, उसके आजू बाजू में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा ना, उससे बोले वह सब चीजों का मतलब जो है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द के बारे में सुना होगा, शब्द है आपका क्या, कमीशन। मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कमीशन। कमीशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, बताएगा आपने से कोई। वाट इज द मीनिंग ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब कमिटी। ठीक है। और और कोई, ग्रुप। ठीक है। बाकी लोगों ने भांग फूक रखी भाई। जो एजेंट को देते हैं वो कमीशन, एकदम सही। और आयोग, ये भी एकदम सही। कमीशन इज द अमाउंट पेड टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कर, कम्युनिकेशन नहीं रहा नालायक, कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। राहुल राजपूत, भाई कोई बीमारी है क्या तेरे को, है कोई बीमारी है क्या, कौन सी बीमारी है भाई, इलाज करवा ले यार, प्लीज। नहीं बताएगा तो मत बता, लेकिन हमको डिस्टर्ब मत करना यहाँ पे क्लास के अंदर। मतलब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। पहली बार तूने मैसेज क्या किया, कल सुबह क्लास कितने बजे है, कल क्विज नहीं होने वाला है क्या। इसके पहले एक बार हो चुका है, इसके पहले एक बार हो चुका है, जब तुम ये हरकत कर चुके हो और मैं तुमको बोल चुका हूँ कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है मत कर, तुम फिर भी वो चीज दोबारा कर रहे हो। फिर अभी वापस से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, और तुम उस सवाल का जवाब देने के बजाय तुम क्या कर रहे हो। सब बिजनेस कम्युनिकेशन का और इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा, इज दिस क्वेश्चन रिलेवेंट। है, कोई जरूरत नहीं है भड़कने, भड़कने की सर कोई। ये भाई साहब अपने आपको स्टूडेंट भी बोल रहा है, गजब है, खतरनाक है। मत ही आया करो भाई, ऐसे लोग ना प्लीज क्लास में मत आया करो।
आई रिक्वेस्ट यू। हाँ जी। तो ये बहुत ध्यान से, कमीशन जो है अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो कुल मिला के इसके तीन चीजें होती है। क्या? एक आपने बोला कि सर जो ब्रोकरेज दिया जाता है ना उसे कमीशन कहते हैं। एक आपने बताया कि आयोग जो होता है उसे कमीशन कहते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एकदम सही मोहम्मद जाकिर। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो कमीशन का एक और मतलब जो है, मैं यहां पे करना बोल दूं क्या? करना, उसे भी कमीशन कहते हैं। सर क्या करना? क्या करने को कमीशन? कुछ भी करने को है। ध्यान से। आ, क्या है? पनिशमेंट ऑफ 2 years will be given for commission of offense। है, आपने अगर ऑफेंस जो है इसको कमिट किया, ऑफेंस को आपने कमिट किया, तो ऐसे केस में बोले वैसा पनिशमेंट जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। समझा क्या? ये समझ में आया क्या? हाँ और या फिर ना? क्लियर है? तो ये भी कहा जा सकता है, बोल ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं क्या, कि बोले भाई साहेब 5 year plan is made and recommended by commission, इज मेड एंड रिकमेंडेड बाय कमीशन। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहां ये जो कमीशन वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ब्रोकरेज है, ये इसका मतलब आयोग है, और ये इसका मतलब करना है। आयोग है। कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया कि इस कमीशन वर्ड का मतलब ब्रोकरेज नहीं है, इसका मतलब कमिट करना नहीं है? सेंटेंस पढ़ के। मतलब इस शब्द के एसोसिएट्स जो हैं, इस शब्द के आजू में बाजू में जो शब्दों का इस्तेमाल वहां पे यूज किया गया है, जो इस्तेमाल वहां पे किया गया, उसके बेसिस पे बोले वैसे भी ये जो चीज आपकी होगी वो आपको यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड अपन भाई साहब, ये समझ में आया क्या? क्लियर है? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोले वैसा सिंपली यहाँ पे कहा जाएगा नोसिटर एसोसिएस। सर आयोग मतलब इंस्टीट्यूशन, हाँ बोल दो, यू कैन से दैट। आयोग मतलब एक ग्रुप है या फिर एक इंस्टीट्यूट है, ऐसा बोल दो, वो भी चलेगा। ठीक है, डन। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो अगला है ओनस प्रोबेंडी। ओनस मतलब बर्डन, बर्डन टू प्रूफ। ओनस प्रोबेंडी मतलब कि बर्डन टू प्रूफ। ठीक है। फिर इसके बाद में पारी पासु, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। पारी पासु का मतलब क्या होता है? ऑन इक्वल फुटिंग और द प्रोपोर्शनेटली, मतलब जितना तेरा अधिकार उतना ही मेरा भी अधिकार, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पारी पासु। जितना अधिकार बोले भाई साहब तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा है, उसे क्या कहेंगे? पारी पासु नाम जो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में पर से, बाय टेकन, बाय इटसेल्फ, टेकन अलोन, मतलब बस इसी के बेसिस पे अगर बात यहाँ पे की जाए सब पारी पासु जो है ये एसपी सब्जेक्ट में भी आता है, यस। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला, अगला प्राइमा फेसी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, पहली बार में, पहली बार देखा तो ऐसा लगा, पहली बार समझा तो ऐसा लगा, देखते ही ऐसा लगा, एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, उसे कहते हैं क्या? प्राइमा फेसी। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूं प्रोफार्मा, कोई भी चीज का जो फॉर्म आपका रहता है, फॉर्मेट जो आपका रहता है, कोई भी चीज का जो फॉर्मेट आपका रहता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रोफार्मा का नाम जो दिया जाएगा। सब प्रो रेटा मतलब कि प्रोपोर्शनल, परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, इतना परसेंट, उतना परसेंट, उतना परसेंट, उसे क्या कहा जाएगा? प्रपोर्शन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रो रेटा बोल दो, इन प्रपोर्शन बोल दो, और अगर आप चाहो तो इसको पारी पासु भी बोल सकते हैं। पारी पासु प्रोपोर्शनेटली बोले वैसा सबको क्या होगा? ये चीज जो है वो दिया जाएगा, एक ही बात हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा,
इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही अजीब लगता है। पुइनी, पुइनी, प्यूनी, प्यूनी मॉर्गेज। ठीक है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। ठीक है। लेकिन पहले आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी को गिरवी रख चुके थे, और फिर इसके बाद में आप दोबारा अगर प्रॉपर्टी किसी और के पास में गिरवी रखने का काम कर रहे होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे यहां पे नाम दिया जाएगा पुइनी मॉर्गेज। ठीक है। फिर इसके बाद में रेस जुडी काटा पे आ जाओ भाई साहब। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रेस जुडी काटा। ये क्या कहता है? ये कहता है, आपको याद है वो अपन ने आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल 1 नहीं, सब आर्टिकल नंबर 2 पढ़ा था अपने। मानव दुदेजा। मैंने यहाँ क्या लिखा मेरे भाई? हम्म। तो स्पैम क्यों कर रहे हो? फिर स्पैम क्यों कर रहे हो ये चीज को? चलिए। फिर इसके बाद में क्या बोला? रेस जुडिकाटा। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस जुडिकाटा भाई साहब? तो ये बहुत ध्यान से सुनो। हमने आर्टिकल नंबर 20 सब आर्टिकल 2 उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोले भाई साहब देखिए, बात ऐसी है कि अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई ऑर्डर जो है वो बोले भाई साहब पास किया गया, ठीक है, कोई केस आपने किया, और केस का ऑर्डर जो है वो वहां पे आपका आ गया, और सामने वाले को जो भी सजा देनी थी, बोले कोर्ट ने वो वहां पे क्या कर दी, दे दी। तो ये सजा देने के बाद में आप दोबारा उस बंदे पे क्या नहीं कर सकते हो? केस नहीं कर सकते। क्यों? सब बोले भाई साहब सामने वाले बंदे का जो बोले भाई साहब राइट है, ये उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। एक बंदा जिसने, ठीक है, मतलब जो भी गुनाह उसने किया होगा, उसकी सजा उसको मिल चुकी है, आप फिर से दोबारा केस करने की बात करो, फिर से दोबारा केस करने की बात करो। देयर शुड बी एंड ऑफ द लिटिगेशन। केस करने पे बोले भाई साहब कोई ना कोई रोक जो तो वहां पे होनी चाहिए ना। ठीक है। तो क्या कहा गया? रेस जुडिकाटा, अ डिसीजन वंस रेंडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन अ मैटर इन इशू बिटवीन द पार्टीज आफ्टर अ फुल इंक्वायरी शुड नॉट बी परमिटेड टू बी एजिटेटेड अगेन। मतलब दोबारा केस करना जो है वो यहाँ पे आपका अलाउड नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? रेस जुडिकाटा का नाम जो होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, डन। फिर इसके बाद में स्टेटस क्वो। क्या स्टेटस भाई साहब? है मैच के स्कोर का स्टेटस क्वो। क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, तो मैच का स्टेटस क्वो, क्या स्कोर चल रहा है भाई साहब, अभी क्या हाल चल रहे हैं, कैसा चल रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्टेटस क्वो। फिर इसके बाद में सुप्रा, सुप्रा सुप्रीम, बड़ा, अबव, उसे क्या कहेंगे? सुप्रा कहा जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, तो सिने कुआ नॉन, एन इनडिस्पेंसिबल कंडीशन, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको बोले भाई साहब खत्म नहीं करी जा सकती है, जिसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? सिने कुआ नॉन। फिर इसके बाद में सुओ मोटू, सुओ मोटू बोल दोगे तो भी चलेगा, या MOTO, मोटो, ये भी बोलोगे तो भी, सुओ मोटो या सुओ मोटू, मतलब अपने आप, अपने आप, या फिर आप कह सकते हो खुद से। अपने आप बोलोगे तो भी चलेगा, खुद से बोलोगे तो भी चलेगा, उसे क्या कहेंगे? सुओ मोटो का नाम जो होगा वो यहां पे दे दिया जाएगा, या सुओ मोटू भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर सिने डाए, मरते दम तक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, या कह दो ए निश्चित कालीन। ठीक है। या फॉर एवर, हमेशा के लिए जो होता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सिने डाए, हमेशा के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें ना ये पूरा मत लो, खाली इतना ले लो, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। विजिलेंटी बस, विजिलेंटी बस मतलब केयरफुल, ध्यान देना जरूरी है, विजिलेंटी बस। ठीक है। विजिलेंटी बस नॉर डोरमेंटी बस जूरा सब विनियंट। इसका मतलब क्या हुआ? बोले वैसा जो खुद ध्यान नहीं रख रहा, वो दूसरे को थोड़ी बोल सकता है बे यार तेरी वजह से नुकसान हो गया, तू भी तो ध्यान रख सकता था। बोले मैंने रखा या नहीं रखा, तेरा काम है, तेरे को ध्यान रखना चाहिए था। मतलब जो बंदा खुद चीजों का, लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो बंदा खुद बोले वैसा ध्यान जो है चीजों का रखता नहीं है, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता, वो शिकायत नहीं कर सकता कि उसके साथ में क्या हो गया, गलत हो गया। अरे भैया, जहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चीजों का ध्यान जो है रखना चाहिए था, तो कम से कम वहां तो आप ध्यान रखो।
अगर आप वहां पे आप ही ध्यान नहीं रख रहे हो तो कोई दूसरा बंदा जो होगा वो वहां पे काम क्यों करेगा भाई साहब? एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो विजिलेंटी बस नॉर डोरमेंटी बस जूरा सब वीनियंट, मतलब द लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट, विजिलेंट मतलब चौकन्ने हैं, जो ध्यान रख रहे हैं, एंड नॉट दोज हु आर स्लम्बर और द लेजी, जो आलसी है ना, जो खुद अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके लिए बोले कानून जो है वो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला नहीं होगा। ठीक है चलिए। सर जी जितना आप मार्क करवा रहे हैं उतना करने से हो जाएगा, यस बेटा। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा के दिया है ना, बस आप ये इतना जो है उसको आप ध्यान रखिएगा, इतना अगर आपने कर लिया तो दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है चलिए। फिर इसके बाद में आगे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात जो है वो अपन करते हैं, कुछ लीगल रीजनिंग के बारे में बात जो है ये बोले भाई साहब अपन यहाँ पे करते हैं। सर क्या होता है लीगल रीजनिंग? सर बोले ये एक तरीका है that a person used to apply the law to the facts in order to answer the legal question। किसी भी टाइप का कोई लीगल सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाता है, कोई केस अगर आपके सामने आता है जो कि कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बोले भाई साहब वहां पे आपको क्या करना है, आपको बोले भाई साहब वहां पे लॉ को अप्लाई करना है, और आपको उस तरीके के जरिए उस चीज को सॉल्व करने का काम जो है वो बोले भाई साहब आपको करना। ठीक है डन। सब बोले गुड लीगल रीजनिंग रिक्वायर्स द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी चीज जो आप वहां पे बोलोगे तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, भैया स्वयं सो कानून में ये लिखा हुआ है, स्वयं सो कानून में ये लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट करने का काम जो करोगे। इन द लीगल रीजनिंग लीगल प्रिंसिपल हैव टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्चुअल सिचुएशन टू अराइव एट द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। द मीनिंग ऑफ अ लीगल रूल एंड हाउ इट शुड बी अप्लाइड आर ऑफन सब्जेक्ट टू द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, चीजों का मतलब निकालना, इंटरप्रीट करना मतलब कि समझना। ठीक है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, कई बार ऐसा हो सकता है कि कानून जो दिया गया है उसके कई मतलब जो है वो वहां पे निकल सकते हैं, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम में देखना होगा कि क्या ये जो चीज है वो सही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। वेन द मीनिंग ऑफ अ लीगल रूल इज एम्बिगुअस, अगर किसी लीगल रूल का जो मीनिंग है वो क्या है, कंफ्यूजिंग है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग। ठीक है। अब पर्सन क्या करेगा, लीगल रीजनिंग को यूज करेगा टू आर्ग्यू फॉर द इंटरप्रिटेशन दैट दे फाइंड मोस्ट कन्विंसिंग और दैट इज मोस्ट फेवरेबल टू हिम, derive a conclusion from the given statement provided in the question and no deviation from it is allowed। मतलब उससे डेविएट नहीं कर सकते का मतलब क्या है कि भैया उसी पे स्टिक रहेंगे, उससे कहीं और, मतलब उसके अलावा कुछ और जो है वो आप यहाँ पे सोच के नहीं चलेंगे, एक बार वो डिसाइड हो गया मतलब कि हो गया। ठीक है चलिए। अब क्वेश्चन द लीगल रीजनिंग मे बी आस्क्ड मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग एरिया, जो अपन ने पढ़ा उसी में से पूछा जा सकता है वैसा। अब ये लीगल प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था सर, ऑल द सिटीजंस हैव द राइट ऑफ द फ्रीडम टू द स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है। लेकिन मान लो आपको एक सिचुएशन यहाँ पे दी गई, क्या सिचुएशन है, मिस्टर सिन्हा जो कि एक फेमस इंग्लिश राइटर है एंड ओरेटर भी है, क्रिटिसाइज्ड अनदर नॉवलिस्ट, किसी दूसरे नॉवलिस्ट को क्या किया उसने, क्रिटिसाइज करने का काम जो यहाँ पे किया, जो कि कौन है, मिस्टर राहुल, stating that the novel of Mr. Rahul is irrational। कुछ भी लिखा बोले उसने, हट ऐसा वो लिखता है क्या, इनडिसेंट, डिसेंट नहीं है, चल ठीक है बोले कोई बात नहीं मैं ये भी झेल लूंगा, हिज माइंड इज इम्प्योर, ठीक है सर, हम बच्चे हैं आप बड़े हो कोई बात नहीं, ठीक है सर हम क्या हैं, हम इम्प्योर माइंड वाले हैं। ही इज अ लूज कैरेक्टर, ए व्हाट द हेल इज दिस, क्या बोला तू, लूज कैरेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय द लूज कैरेक्टर, मैंने कब तेरी बहन बेटी छेड़ी भाई, ही इज अ लूज कैरेक्टर। अगर मैं ये शब्द पे यहां पे जाता हूं, लूज कैरेक्टर, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूं अगर वही, सिर्फ वही निकलता है, तो बोले भाई साहब ऐसे केस में आई ला, सर्च वेब कर लेते हैं अपन। ठीक है। लूज समवन हु हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स फीलिंग एंड द इमोशन, समवन हु इज रूड एंड सेल्फ सेंटर्ड, समवन विद द हाई ईगो एंड नो ह्यूमिनिटी, अगर इस हिसाब से अपन जाएंगे तो ठीक है बोले वैसे। लेकिन अगर बोले बात अपन यहाँ पे करें इस चीज को लेके, तो आप डिफेमेशन का केस जो वो भी करने का काम कर सकते हो कि भैया मेरा नाम खराब कर रहा बिना मतलब में, आपने यहाँ पे बोला कि इरेशनल नोवन है, चलेगा कोई बात नहीं, आपने कहा इनडिसेंट है, चल ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, आपने कहा माइंड इम्प्योर है, हाँ ठीक है सर हो सकता है आपकी एज ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप में मेच्योरिटी ज्यादा आ गई, तो आपका जो माइंड है वो प्योर होगा। ठीक है। अभी सोच के देखो बोले भाई साहब, अगर संदीप वांगा
नाम का आदमी जिसने एनिमल नाम की मूवी बनाई, ठीक है, अगर उस बंदे के बारे में उल्टी सीधी बातें जो वो वहां पे आप करोगे कि भैया बंदे का कैरेक्टर ही लूज है या ऐसा कुछ है, तो क्या ये चलेगा? क्या आंसर सुनो। फिर इसके बाद में क्या कहा, बोले ही शुड राइट द डिसेंट एंड द गुड नॉवेल। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुनो, इसमें दो पहलू है। पहला, सर बोले नॉर्मली अगर मैं लूज कैरेक्टर का मतलब जो है वो यहाँ पे ये लेके चलूं कि बंदा ये बोल रहा है कि भाई मेरे मेरे नेचर में या मेरे नजर में सामने वाला बंदा जो है वो क्या है, इगोइस्टिक बंदा है, या बोले भाई साहब उसका जो दिमाग है वो बोले प्रॉपर वहां पे नहीं है कि भैया चीजों को कैसे उसको बताया जाए कैसे नहीं बताया जाए करके, ठीक है। तो वो सब अगर आप बोल रहे हो, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको क्रिटिसाइज करने का क्या है, अधिकार है। लेकिन सर अगर मैं इसका मतलब लेके चलूं कि लूज कैरेक्टर है, मतलब सर बोले भाई साहब कभी भी किसी को भी छेड़ देता है या ऐसा कुछ है, अगर ये आप यहाँ पे बोल के चल रहे होंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिसाइड कैन मिस्टर राहुल बी सूड फॉर द डिफेमेशन, ही इज नॉट लाइबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यूज, ठीक है। दूसरा, he is liable to be sued for the defamation if his statement was not true and said in the malified intention। मेरे हिसाब से बी फॉर बॉल जो है ये यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, ठीक है। he cannot be liable because he has a फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अरे भैया ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने का अधिकार आपके पास में, इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह से आप कुछ भी निकालोगे, ठीक है। तो बी फॉर बॉल मेरे हिसाब से होना चाहिए। आंसर में सी दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से क्या है, रॉन्ग, ठीक है। ही कैन नॉट बी सूड बिकॉज बोथ आर राइटर एंड नोवेलिस्ट एंड बोथ कैन क्रिटिसाइज ईच अदर। हाँ ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भाई साहब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप क्रिटिसाइज करने की बात करो तो आप कुछ भी झूठ ना बोलो, और उसका इंटेंशन जो है वो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, मालाफाइड वाला जो है वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से बी फॉर बॉल जो है यहाँ पे जवाब इसका होना। अगला, सर अ कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल इन्फोर्स, जो कि लॉ क्या करेगा, इन्फोर्स करने का काम जो है वो करेगा। जितने भी एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइट। बोले हाँ सर। सिचुएशन दिया क्या, मिस्टर राजा नाम का आदमी ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर ₹5 लाख बट मिस्टर राम रिफ्यूज्ड। राजा नाम का जो आदमी है उसने ऑफर किया कि मैं राम की कार जो है वो 5 लाख में परचेस करूंगा, लेकिन राम ने मना कर दिया। सब्सिक्वेंटली मिस्टर राजा थ्रेटन टू किल मिस्टर राम। अच्छा नहीं देगा, तेरी ऐसी की तैसी, जान से मार दूंगा बोले। मिस्टर राम एग्रीड टू सेल, मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली रेसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। कर सकता है वैसा, मतलब राजा ने धमकी दी, ठीक है, अब बेचारा कोअर्जन के अंडर में आके, कोअर्जन के अंडर में आके यानी कि थ्रेट के अंडर में आके कहता हाँ हाँ ठीक है दे दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन बाद में चाहे तो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। क्यों सर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर राम, ठीक है। मिस्टर राजू सूट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट विल फेल, सीधा ही आंसर आ जाना चाहिए क्या, विल फेल। राजा जो है वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया था, कोअर्जन यूज किया था, और कोअर्जन यूज करके आप सामने वाले से हाँ बुलवाने की बात जो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। डन। अगला लीगल प्रिंसिपल है जो आपने पढ़ा हुआ पहले से ही, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल इन्फोर्स, जो कि लॉ जो है वो क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने काम नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में केस जो है वो यहाँ पे किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लॉ विल इन्फोर्स, ठीक है। All the agreements are contract if they are made with the free consent by the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object। ये अपने पढ़ा है, ठीक है। अब सिचुएशन है, मिस्टर जॉय जो कि क्या है, यंग बॉय, 27 साल का बंदा है, बिना किसी कंसिडरेशन के एग्री करता है टू गिव मिस जूली ₹10,000। जूली ने बदले में कुछ नहीं दिया है, और जॉय नाम का जो बंदा है वो कहता है मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। मिस्टर जॉय फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, मिस जूली सूज मिस्टर जॉय फॉर द अमाउंट। है दीदी कुछ भी, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात है, फटाफट आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर जो है वो समझ में आ चुका कि नहीं, केस नहीं कर सकता, तो जितने भी सक्सीड वाले हैं सबको छोड़ दो। आंसर अगर देखोगे तो सीधा मतलब आपको पूरा ऑप्शन जो है वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ सक्सीड है, यहाँ सक्सीड है, यहाँ सक्सीड है, इट विल नॉट सक्सीड सर। सबसे पहले ये पढ़ो, अगर इसमें डाउट गया तो अदर ऑप्शंस पढ़ना, इससे क्या होगा, फटाफट आपका आंसर जो है ना वो वहां पे आ जाएगा। मिस जूली विल फील एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, कहानी खत्म, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शंस है ये यहाँ पे आपको पढ़ने ही नहीं पड़े, जब ये ऑप्शन ही नहीं पढ़ने पड़े तो आपका टाइम बच गया भाई, समझा। डन। अगला, सर बोले फैक्चुअल सिचुएशन देयर इज अ डेडलॉक, ये फिर पहले लीगल प्रिंसिपल देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा,
सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के अगर जज को अपॉइंट करना है, तो इसकी अथॉरिटी जो है किसके पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, बढ़िया के साथ। अब क्या आता है कि देर इज अ डेडलॉक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपस में बातें ना चल रही, बोले भाई साहब, बोले मर जाऊंगा पर इससे बात नहीं करूंगा, ये आपस में चल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर आदर्श एज अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर गर्ग अपॉइंटेड एज जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइला, अभी तो बोला आपको कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही क्या करेंगे, अपॉइंट करने का काम करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, तुमको किसने अथॉरिटी दी है वाली चीज के लिए? तो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का जो मिस्टर आदर्श नाम का जज अपॉइंट हुआ है, परफेक्ट। लेकिन बोले भाई साहब, जो आपका यहाँ पे गर्ग नाम का बंदा अपॉइंट हुआ है वो क्या है? सर इसका अपॉइंटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डिसाइड, अपॉइंटमेंट ऑफ गर्ग इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ? नहीं रे, बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड, ये तो एकदम सही है, ये सही है भाई साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ आदर्श एंड गर्ग इज वॉइड एब इनिशियो? नहीं सर, ये भी गलत है सर, दोनों का तो वॉइड नहीं है। एंड नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन नहीं है। आंसर आ जाएगा क्या आपका? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल विल बी द राइट वाला आंसर। राइट, चलिए अगला है, सबले अ वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, टॉट की बात यहां पे कर रहे हैं, विद और विदाउट डैमेज। अगर सामने वाले का लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो भले ही आपने उसका डैमेज नहीं करवाया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल गिव राइज टू अ टॉट। सही बात है सर, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट जो वो होना क्या है, जरूरी है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर केतन नाम का बंदा है, जो कि कोचिंग क्लास को इस्टेब्लिश करता है फॉर द कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड चार्जेस ₹10,000 पर ईयर एज अ ट्यूशन फीस। Mr. Ketan's neighbor, Mr. Kalia, establishes another coaching class for the company secretary students of the executive program, thereby creating a competition between them. This forces Mr. Ketan to reduce his tuition fees to ₹7,000 per year. Commercial loss due to the competition will not be called as what? Tort. लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट जो यहाँ पे आपका नहीं हुआ है सर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कैन मिस्टर केतन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम कालिया? नहीं। तो सबसे पहले यस वाला तो वैसे ही हट गया, नहीं आएगा ऑप्शन। ठीक है, नहीं। नो, मिस्टर केतन हैज रिड्यूस द फीस ऑफ हिज ऑन हिज ओन, ये हटा दो। नो, बिकॉज दो देर वॉज अ डैमेज देर वॉज नो लीगल इंजरी। ये सबसे सही आंसर जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी फॉर सी का इंडिया विल बी द राइट आंसर। राइट, चलिए फिर इसके बाद में सर बोले क्वेश्चन नंबर 6, सर बोले कंपनी, ये छोड़ दो बाद में बात करेंगे क्योंकि अपन ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अ मास्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। साची बात सर, इसमें बिल्कुल भी झूठ ना है, एकदम सच है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड विद द आरबीआई टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। जनता से बोले आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट के तौर पे पैसे लेने का काम कर सकते हो। मिस्टर श्याम, जिसको अपॉइंट किया गया कंपनी के द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट के तौर पे बाय द एबीसी लिमिटेड, दैट इज बाय द कंपनी, टू कलेक्ट द डिपॉजिट मनी फ्रॉम द सेवरल पीपल ऑन द डेली बेसिस। अलग अलग लोगों से डेली बेसिस पे बोले पैसा वैसा जो है, ये बोले वैसा आप लेने का काम जो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर श्याम कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल ऑन द डेली बेसिस, वन डे ही डिसअपियर्ड, गायब हो गया, सबका पैसा लेके फुर हो गया बोले वैसा। ठीक है, वन मिस श्यामली, श्यामली who has been handing over her deposit money to Mr. Sham found that nearly for a month before his disappearance, he was not depositing her money at all. Ms. Shamli, when approached the ABC Limited, the NBFC took the stand that Mr. Sham was not his employee, he was agent, and therefore ABC Limited is not responsible for the। अच्छा, अच्छा बताऊं बोले, अभी तुमने एजेंट अपॉइंट किया है, तो अगर बोले भाई साहब एजेंट के हाथों कोई कांड होता है तो उसके लिए जो बोले भाई साहब आपका कौन होगा, जो एम्प्लॉयर आपका होगा उसको यहाँ पे लाइबल जो मान के चला जाएगा। तो कंपनी विल बी हेल्ड लाइबल, नो डाउट इन दैट। कंपनी जो आपकी होगी उसको लाइबल जो है मान के चला जाएगा। ठीक है, अगला, मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ सर सही बात है, मतलब ये आपको बताया कि ये ऐसा होता है। ठीक है, सिचुएशन है, मिस्टर राम सिंह इज सिटिंग मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा, एंड एज अ रिकमेंडेशन ऑन द, एज रिकमेंडेशन ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मिस्टर राम सिंह एज द मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कर सकते हैं सर, अपॉइंटमेंट ऑफ राम सिंह इज वैलिड, यस इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मतलब वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है, ये पढ़ा हुआ अपन ने। टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है। फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ, इन अ कॉमन लॉ, रेमेडी इन अ कॉमन लॉ
is action for the unliquidated damages and which is not exclusively the breach of the contractor or the breach of the trust or the other merely equitable obligation. तो आपको यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स, 6 कुत्ते बोले वैसे उसके पास में पालतू वाले, जो कि बहुत ही खतरनाक वाले हैं और बहुत भौंकते हैं। Mr. Surendra is his next door neighbor and feels that he is not able to enjoy his property due to the presence of the large number of the dogs in the adjacent house. He is contemplating initiating a legal action against Mr. Sunil. Mr. Surendra can, क्या वो ऐसा कर सकता है? Can initiate the action for the breach of the contract. Contract बना ही नहीं भाई साहब, कहाँ से आएगा contract? Initiate action for the unliquidated damages under the tort because there is no contract between the neighbor. ये हो सकता है एक मौके का। Initiate the criminal, crime थोड़ी किया है। Not to be successful as Mr. Sunil has an unrestricted right to enjoy, नहीं रे, before ball is the right answer। ठीक है सर, 1 वाला क्वेश्चन पूछा एग्जाम में तो हम क्या आंसर टिक करेंगे? जो मैंने पढ़ाया आपके मॉड्यूल में, आपके आईसीएसआई की जो एमसीक्यू वाली बुक आई उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। ठीक है, तो जो सही होगा वो लिख के आएंगे अपन, और क्या, राइट। चलिए, तो दैट्स इट भाई साहब, रुकते हैं फिलहाल के लिए अपन यहीं पर ही। और बाकी जो आपका सर ये वाला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया प्रियांशी, सिंपल है बेटा। क्या कहा गया? अगर आपके पास में कुत्ते हैं, ठीक है, और वो बहुत भौंकते हैं जिसकी वजह से डर का माहौल जो है वो रहता है, तो बोले भाई साहब ये कहा जा सकता है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट में टॉर्ट जो है वो कमिट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे कहा जा सकता है। और उसके बेसिस पे एक्शन जो है यहाँ पे लिया जा सकता है। सर लीगल प्रिंसिपल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मे बी और मे बी नॉट। हो सकता है कि दिया जाए या फिर हो सकता है ना दिया जाए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके भाई साहब, तो फिलहाल के लिए अपन रुकेंगे यहीं पर ही और मिलेंगे अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जाने के पहले लेकिन वापस से कहना चाहूंगा कि अगर सीएस कार्ड इंडिया और प्रवीण सर के एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जो है वो जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे आज की क्लास का रिव्यू जो है वो भी आप याद से दे दीजिएगा। बाय बाय एंड लव यू गाइस।